जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है योगेंद्र तिवारी। हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं तैयारी 4.0 के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्लास। इस क्लास में हम सभी लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनको देखने वाले हैं। प्यारे साथियों, अगर आप लोग लगातार क्लास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए सफलता मिलेगी। कंटिन्यूटी के साथ क्लास करना है, पीडीएफ को रिवाइज करते रहना, सबसे बड़ी बात यह है। पीडीएफ रिवाइज करते रहेंगे, काम आपका हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये जिंदगी बड़ी रंग बिरंगी भरी है, जीवन को यूं कहें तो जीवन में रंग बहुत है। मसला बसे है आपने कौन सा रंग चढ़ा रखा है। रंग सही ना लगे दूसरे रंग से पेंट लो। टेंशन काहे लिए रहते हो, हमेशा 24 घंटा तकलीफ में रहते हो। आदमी के टेंशन लेने की एक बहरहाल लिमिट होती है। टेंशन लेते लेते अंत में आप बहुत सारे इंसानों को देखते हो टेंशन फ्री हो जाते हैं। आप देखते हो बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं पर सामान्य रिएक्शन देने लगते हैं। तो जब अंत में वही करना है तो पहले से ही सुधर जाओ। इसीलिए टेंशन ना लीजिए, मेहनत करिए। कई बार मेहनत से भी जब रिजल्ट नहीं निकलता है, अपने अनुकूल जब रिजल्ट नहीं आता तब भी तकलीफ होती है। समझिए और मेहनत करिए। हमारे पास बस एक ही संभावना है, मेहनत करिए। थक हार के बैठ जाने से कुछ नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूं कि जिंदगी में जब तक जिंदा हो, जब तक इस धरती पर हो, मेहनत ही मूल है। अगर एक पल के लिए सांस न लो ना तो अगले पल भैया नहीं रहे, फोटो पर माला चढ़ जाए। तो सांस लेने में भी मेहनत लग रही है ना, उसके लिए तो कोई आदमी रख नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि कब्र में जाने तक, शमशान पर चिता पर लेटने तक मेहनत करते रहना। ये प्रकृति ही हमें सबसे बड़ी चीज सिखाती है कि मेहनत ही मूल है। करते चलिए, इसी में होता रहेगा। कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कहीं नुकसान होगा, कहीं फायदा होगा, कुछ होगा, इधर उधर होता रहता है कि नहीं है। ये सब तो लगा ही रहेगा। जब तक कुछ होगा नहीं तो फिर कैसे काम आगे बढ़ेगा। कहे आज बताओ हमारे पास सब कुछ है, हमारी माता जी बताओ अचानक से चली गई, जाएंगी ही माता जी, पिताजी चले जाएंगे, हम खुद चले जाएंगे। कुछ ना कुछ तो ऐसा होता रहेगा, तभी तो संसार चलेगा, सारा चीज अच्छा ही हो जाएगा। समझ रहे नहीं? तो समय रहते एकदम सटीक तरीके से मेहनत करिए, समय को खूब बढ़िया से यूटिलाइज करिए और थोड़ा सा अपने आप को चीजों से अलग रखिए। समझ रहे ना? इस संसार जो फालतू ये चीजें हैं ना, हमारे संसार का मतलब है नहीं संसार से अलग हो जाइए। संसार मतलब जो हमारे समाज में एकदम क्या ही बताओ, निहायत ही बेकार सी चीजें चलती हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है, लेकिन वो चल रही हैं। जैसे तुम पैसा कमाओगे, तुमसे 4 लोग नमस्ते करेंगे, भैया तुम वहीं देख रहे थे, बताए होते स्टेशनों पर कैसे उतर गए यार, एक बार फोन कर दिए होते, भैया तुम्हारे चाचा जिंदा है, मर थोड़ी गए, दौड़ चले आते। हाँ भैया, एक बार बताए होते, गाड़ी बताओ दुआरे खड़ी है। तो इसलिए इन सब की टेंशन मत करिए। ये पैसा रहेगा तो आएंगे, पैसा नहीं रहेगा तो नहीं आएंगे। हाँ वो भी आएगी, पैसा रहेगा तो नहीं रहेगा तो नहीं आएगी, सीधा सा नियम है। इसलिए पैसा ही भगवान है धरती पर, बाकी तो नहीं है धरती पर, लेकिन भगवान है। ठीक है, शुरू किया जाए आज की क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख रहे हैं। पोल कौन लगाएगा? दादा, दादा लगाएंगे पोल वो भैया। आओ चलो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बताओ आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां हुआ। ये क्वेश्चन अपने आप में ही ऐसा क्वेश्चन है कि ये खतरा पैदा कर सकता है ना, खतरा पैदा कर सकता है। एक ही बार अभी तक पूछा गया है इस तरीके का ऑप्शन डाल के, बाकी नहीं पूछा जाता है। एक चीज पूछा था, जैसे संविधान सबसे पहले कहां आया। संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान सर्वप्रथम कहां पर हमें देखने को मिल रहा है? सर्वप्रथम कहां देखने को मिल रहा है? तो सबसे पहले इंग्लैंड में देखने को मिल रहा है। लेकिन यहां पर एक शब्द देख रहे हैं, संविधान की संकल्पना, प्रारूप, स्ट्रक्चर। किसकी बात कर रहा है? स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। तो स्ट्रक्चर कहां पर देखने को मिल रहा है, इसको याद में रखिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखना है आप सभी लोगों को। सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना?
हाँ, ब्रिटेन का संविधान जो है या इंग्लैंड का संविधान जो है वो क्या है भाई? पोल कैसे लगेगा? लगा हुआ है तो उसको कहाँ क्लिक कर दूं? यहाँ हाँ लगा हुआ है। चलो, बहुत टेंशन लेते हैं लोग, है पोल में नहीं लगा बहुत बड़े, अरे ठीक है लगा लो, बहुत टेंशन लेने की जरूरत क्या है? नहीं लगा लगा लो, गड़बड़ हो गया कुछ सही कर लो। चलो देखो, तो इंग्लैंड में क्या रहा है? पहला अलिखित रहा है, यहाँ का संविधान क्या रहा है? अलिखित रहा है, इसीलिए करवा रहा हूं। अगर ये ऐसा क्वेश्चन होता तो मैं करवाता ही नहीं। हाँ, ये मत सोचो। ठीक है, अमेरिका में पहला क्या है? लिखित संविधान है। यहीं पर एक दो चीजें और देख लीजिए प्यारे साथियों, जैसे अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, तो भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और सभी लोग बताइए फटाफट तेजी के साथ, सारे लोग आंसर करिए। निम्न में से अगर कोई अध्यक्षात्मक सरकार है तो वो किस प्रकार से बनती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे इज अ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट फॉर्म्ड? कोई प्रेसिडेंशियल मतलब राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली सरकार जो है वो कैसे बनती है? कार्यकाल की एक निश्चित अवधि, तो सरकार कोई भी अगर वो डेमोक्रेटिक है तो उसमें एक निश्चित अवधि फिक्स है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि उसमें उसका टेन्योर क्या होता है? फिक्स होता है। दूसरी बात, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं। अच्छा, कह रहे एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर में शामिल सदस्य हैं उनके बीच में कोई दोहराव नहीं होता है। बहरहाल ये थोड़ा सा डीप वर्ड है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, इसको पढ़ने के लिए नो डुप्लीकेशन बिटवीन द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। ठीक है, राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव, तो अध्यक्षात्मक में तो प्रत्यक्ष चुनाव दो तो क्लियर ही हो गए। ठीक है, तीसरा भी आपको क्लियर करना है और उपर्युक्त तो सभी क्या करना है? ऑप्शन के रूप में चुनना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 55% लोग लगभग सही दिए हैं, बी लगा रहे हैं लगभग लोग 32% हैं। ठीक है, तो इनकी चर्चा की जानी चाहिए। ये लगा रहे हैं कि इसी से बनती है। ये बताओ, जब मैंने पहले बोला किसी में भी याद रखिएगा, अगर आप डेमोक्रेटिक सरकार चुन रहे हैं, अगर आप यहाँ डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी का एक ही अर्थ होता फिक्स टेन्योर। यार काहे नहीं समझते हो? अगर फिक्स टेन्योर ना हो तो राजा ना बन जाए, फिर काहे कुर्सी छोड़े? आप बताइए, कुर्सी क्यों छोड़ेंगे? बैठे रहें, कहेंगे उतरबे नहीं करेंगे। सबर नहीं सबर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन देखो सभी लोग और बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी जो सदस्य हैं उनकी अवधि कितनी होती है? हाँ देखो, किसी बच्चे ने पूछा है कि राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव कहाँ होता है। इस ये पॉइंट पे आता हूं, मैं जान रहा था कि इसको आप क्वेश्चन कोई बच्चे समझ नहीं पाएंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी अवधि कितनी होती है? 2 वर्ष होती है। ठीक है ना, कितने वर्ष होती है? तो 2 वर्ष इनकी अवधि होती है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छी बात है। इसमें अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? सभी लोग बताइए, अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो अस्थायी सदस्य होते हैं 5। ये 5 अस्थायी सदस्य अभी बीपीएससी में पूछा गया था, याद है ना सबको, जो लोग पेपर दिए होंगे। कौन कौन से हैं? तो 2-2 का जोड़ा लिखो। जैसे फ्रांस और ब्रिटेन, ये दोनों जानी दुश्मन हैं, फ्रांस और ब्रिटेन जानी दुश्मन है, 2 हो गए। उसके बाद एक जानी दुश्मन कौन सा है? अमेरिका और रूस, ये भी तो जानी दुश्मन है, अमेरिका और रूस, इसको ध्यान में रखिएगा। जानी दुश्मन मतलब 2 सुपर पावर हैं। और उसके बाद चीनवा इसमें शामिल ही है, चीन है, चीन भी शामिल है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, ये 5 क्या हैं? परमानेंट मेंबर हैं। भारत परमानेंट मेंबर में शामिल नहीं है, इस बात को भी याद रखिएगा। ना ही जर्मनी शामिल, ऐसे करके ऑप्शन देता है, जर्मनी, इटली, ऐसे करके वो डालता है, तो ये लोग शामिल नहीं है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर एक चीज और याद में रखना है, वो क्या याद में रखना है? 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, इसको याद में रखिएगा, ये प्रश्न यहां से बन सकता है। इन जो अस्थाई सदस्य होते हैं इनके पास क्या है? तो इनके पास सिर्फ एक चीज है बड़ी वाली, वो क्या है? वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब होता है हिंदी में निषेधात्मक शक्ति। जैसे मान लो सारे लोग कह रहे हैं होगा होगा, सब लोग कह रहे हैं, ठीक है, 193 सदस्य में से मान लो 192 सदस्य कह रहे हैं कि हाँ ये काम होगा,
लेकिन एक आदमी उसमें से कोनो कह दिया कि नहीं होगा, हम वीटो करते हैं, तो वीटो हो गया, वो नहीं होगा फिर। सबर ये पावर है इसके पास, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक काम करता है। एक बार, अब इंटरनेशनल कोर्ट इसको क्या बोलते हैं, ICJ। इंटरनेशनल कोई कोर्ट में कोई व्यक्ति अगर एक बार में चुना गया है जज के रूप में, तो कितने साल तक वो रहता है उस पद पर, 9 साल तक। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आपसे कार्यकाल पूछ रहा है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो कार्यकाल होता है कितना होता है, 9 वर्ष होता है। कुल न्यायाधीश कितने बैठते हैं, तो कुल न्यायाधीश यहाँ पर बैठते हैं 15। कितने बैठते हैं, 15 बैठते हैं। जो संविधान पीठ है, अगर हम बात करें संविधान पीठ की, अगर हम बात करें तो संविधान पीठ कितने की है, 9 सदस्यों की है। इसको भी याद में रखिएगा, ठीक है ना। जरा बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेग में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसको याद में रखना, ये भी पूछा गया, कितनी बार ना पूछा गया। और पहले भारतीय जो इसमें शामिल हुए, ये भी अभी पूछा गया था, नागेंद्र सिंह पूछा गया था ना TRE में। तो ये सब झोला भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको पढ़ते रहना है। 5वां क्वेश्चन देखिए और सभी लोग आंसर करिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशकंद समझौते पर सिग्नेचर किए थे, सभी लोग बताइए। ताशकंद समझौता एक भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण समझौता है आफ्टर इंडिपेंडेंस। कुछ बहुत सारे समझौते, जैसे पंचशील समझौता हुआ चिनवा के साथ, इसके पाकिस्तान के साथ समझौता हो गया। तो हमने समझौते किए क्योंकि हम गरीब थे। अगर हम थोड़ा अमीर होते तो हमारे होते सबको, उसमें कोई दिक्कत की बात है। हमारे अंदर भारत बहुत गरीब था। जो लोग आज सवाल उठाते हैं कुछ समय की सरकारों ने, अरे यार आज तो समझ ही नहीं रहे हैं, आज तो हुलुलुलु कर रहे हैं, 21वीं शताब्दी में पहुंच चुके हैं, आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। तो आप जरा कल्पना करो 75 साल पहले क्या कहे, काली मैया बकरा मांग रही है, बकरा काट के चढ़ा रहे हैं, बिटिया मार डाल रहे हैं, आज भी मार रहे हैं। सोचो आज इतना साक्षरता है। हाँ 14-15 लोग अगर 100 में से पढ़े तो क्या ही करेंगे जीवन में, पढ़वे नहीं करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। ये स्थिति है, नौकरी के लिए पढ़ेंगे। पैदा हुए थे तो इनको भगवान कहे तू मिटो जाकर नौकरी करना नीचे, नौकरी वोकरी का फालतू काम है। तो निम्नलिखित किसने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशकंद समझौता किया। तो यहाँ राष्ट्रपति वाला मानसी भूल गया मैं समझाता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। तो किसने किया समझौता, बताना जरा सभी लोग। लाल बहादुर शास्त्री ने किया। किसने किया, लाल बहादुर शास्त्री ने किया। जरा बताना ताशकंद समझौता कब हुआ था, सन जरा कमेंट करिएगा सभी लोग। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पहले इनको मैं समझा दूं, इनका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अभी मैंने करवाया था, ये वाला, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में इनका कुछ मुद्दा फंसा हुआ है। फंसा ये है, इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति सरकार किस प्रकार से बनती। यहां पर जो राष्ट्रपति वाली सरकार लिखी गई है उसका मतलब है अध्यक्षात्मक सरकार। अध्यक्षात्मक सरकार का मतलब होता है जिसमें जो अध्यक्ष है वो मोस्ट पावरफुल हो। जो अध्यक्ष है चाहे वो एग्जीक्यूटिव का हेड हो, जो एग्जीक्यूटिव का हेड है ओरिजिनल हेड, वही कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से भी ओरिजिनल हेड है, ठीक है ना। तो ओरिजिनल हेड में क्या होता है, पावर बहुत ज्यादा होती। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति, कभी अमेरिका के प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा सुने हो, नहीं सुने हो ना, इसी कारण से यहां पर यह बात कही गई। तो यहां पर हमारे राष्ट्रपति की बात नहीं है, हमारे यहाँ अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है, हमारे यहाँ कैसी है, संसदात्मक सरकार और डेमोक्रेसी लागू है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं, इसको ध्यान में रखना, ठीक। अब बात समझ में आ गई, हाँ, नहीं तो राष्ट्रपति जोड़ दे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये मामला क्लियर हो गया। लाल बहादुर शास्त्री 1966 में ये हुआ था, 1966 में, इसको याद में रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, 6वां सवाल देखो सभी लोग क्या करें। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था। पंचशील सिद्धांत भारत की एक बड़ी उपलब्धि रहे हैं। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो यूएनओ के बाद ध्यान समझना, कोई संगठन अगर इतना निरपेक्ष रहा है
हालांकि यूएनओ पर आरोप लगते रहे, इतना कोई निरपेक्ष रहा है तो पंचशील ही है, इसको याद रखिएगा। पंचशील सिद्धांत जिसको अपनाया किसने? गुटनिरपेक्ष देशों ने। तो गुटनिरपेक्ष इसी से तो निकल के आया, गुट निरपेक्ष, कि हम किसी गुट में नहीं रहेंगे, हम पंचशील सिद्धांतों को फॉलो करेंगे, किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करें। किसके द्वारा लाया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। और बहुत बहुत ही अच्छा कदम था ये, मतलब बहुत बढ़िया कदम था, ठीक है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया, ठीक है। असल हम जवाहरलाल नेहरू का आजकल ऐसा करते हैं, ठीक है। कुछ समझौते, कुछ चुनौतियाँ, कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे हुए जो आज हमें देखने पर लगता है बहुत खराब हुए, पर इसका मतलब थोड़ी कि उस समय जो किया गया उस समय की परिस्थिति के अनुसार किया गया। अब बाप दादा कुछ करके चले गए तो क्या करोगे? मारोगे उनको? या कोई तरीका करके जो भी किए, सही गलत ना, जनता उसी हिसाब से है तो उसी हिसाब से काम। जब अगर हमारा देश ही आगे हो, जैसे आज भी अब मोरनी की चाल हमारा पूरा युवा कर रहा है, तो मोरनी की चाल एक बात ना होगी तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को ही प्रमोट किया जाएगा। अगर यहीं पर सारा समाज ये हो जाए, सारा समाज ये सोच ले जो टीचर है, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनको हम बेरोजगार और फालतू आदमी समझने की जगह कुछ इंटेलेक्चुअल समझेंगे, उनका सम्मान करेंगे, देखो आप सारे लोग उठा के तुम्हारे पैर छूने लगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो। तो पंचशील सिद्धांतों में सबसे पहले इसको याद रखिएगा, ये 1954 में चीनवा के साथ हमारा समझौता हुआ, चीन के साथ, चाचा ही किए थे। तो चाचा और चीन के साथ ये समझौता हुआ भाई साहब कि हम तिब्बत वाले मुद्दे पर इंटरफेयर नहीं करेंगे, तिब्बत वाले मुद्दे पर इंटरफेयर नहीं करेंगे, इसको ध्यान में रखना। पहले अगर भारत ने थोड़ा सा प्रयास किया होता ना सही तरीके से, तो उतना नहीं थी चीजें, अगर सही तरीके से हुआ होता तो तिब्बत आज एक बड़ा मुद्दा होता हमारे लिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा होता, और अपने आप में ये चाइना को मैनेज करने का सबसे तगड़ा पावर होता है, सबसे तगड़ा। तो तिब्बत एक तरीके से हमने उसमें इंटरफेयर ही नहीं किया, जबकि इंटरफेयर करना था हमें, समझ ना। तो जो बफर जोन का मामला है, वो बफर जोन का मामला हमने खत्म कर दिया। ये एक ऐसी चूक हुई जिसका परिणाम अभी हम सिर्फ शुरुआत हुई है, आगे चलकर इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा, समझ रहे, बहुत बुरी तरह भुगतना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखना। क्योंकि अंग्रेज, देखो अंग्रेज इतने खतरनाक थे ना, लेकिन उन्होंने बफर जोन के रूप में रखा। नेपाल को देखो मिलाया नहीं, अंग्रेज चाहते तो मार के पटरा करके मिला लिए होते, नहीं मिलाए, अंग्रेज नहीं मिलाए, इसीलिए उसको गुलाम नहीं बनाया गया। नहीं तो अगर नेपाल को गुलाम बना लेते तो चीन चला आता आगे तक, उससे डायरेक्ट लड़ाई होने लगती, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं, आपको बताना राज्य का घटक, जनसंख्या, भूमि, सेना या सरकार। तो 4 घटक होते हैं राज्य के 4 घटक होते हैं, कौन कौन से? एक जनसंख्या होती है, निश्चित भूभाग होता है, जमीन जायदाद कि निश्चित हो भाई कितनी जमीन पर है, ठीक है, एक सरकार होती है और संप्रभुता होती है, सॉवरेनिटी होती है, डिसीजन लेने की स्वतंत्रता, लेकिन इसमें सेना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, सभी लोग देखिए और बताइए फटाफट तेजी के साथ। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? ध्यान में रखिएगा, पहले क्या होता है? बिल। बिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? विधेयक। जैसे मंत्री के दिमाग में कोई बात आई तो उन्होंने कहा हम पास करवाएंगे, तो बन गया विधेयक, संसद में लाया गया। जब इस पर राष्ट्रपति साइन करते, दोनों सदनों से पास होगा, राष्ट्रपति साइन कर देगा, तो इस क्या बन जाएगा? ये अधिनियम। अधिनियम जनता पर लागू होते हैं, विधेयक नहीं, ठीक है। अगर घुमा के क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सा लागू होता है कौन सा लागू नहीं होता है, तो ध्यान में रखिएगा, दोनों सदनों से विशेष बहुमत लिखा है, तो विशेष बहुमत से क्या पारित होगा? इसमें कौन सा इतना ज्ञान है? संविधान संशोधन। क्या पारित होगा? संविधान संशोधन। किस भाग में है जरा बताना संविधान संशोधन, सारे लोग बताओ किस भाग में है, कौन सा आर्टिकल है? सभी लोग फटाफट लिखिए। हाँ, तेजी से कूद कूद के चलने से कुछ नहीं होगा, लीप लीप के चलोगे। भाग 20 संतोष हो तो भाग 20 रोमन अंक में लिखना सीख लो, और आर्टिकल नंबर 368 कहाँ से लिया गया है इसको कौन बताएगा? कौनों बोला? कौनों नहीं बोला अभी तक? साउथ अफ्रीका से लिया गया है, साउथ अफ्रीका। कभी अगर अफ्रीका लिख दे तो ना लगा देना, नहीं, अफ्रीका और साउथ अफ्रीका एक के समझ लो,
यहू बुद्धिक धनी बाकी हैं। ये गलती मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। साउथ अफ्रीका देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जाता है? वही आर्टिकल पूछ लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसमें है? आर्टिकल नंबर 368 में है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। पहला संविधान संशोधन 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ, यही कितनी बार पूछा गया है? तो पहला संविधान संशोधन 1951 में प्यारे साथियों किया गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन देखो और सभी लोग आंसर करो भाई तेजी के साथ। भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौता किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच 2015 में भूमि समझौता हुआ। 100वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें क्या किया गया है? भूमि का आदान प्रदान किया गया। कुछ जमीन भारत की उधर थी, उसको दे दिया गया है, कुछ जमीन उसकी इधर थी तो इसको ले लिया गया है, जनता को ट्रांसफर कर दिया गया है, ठीक है ना, जो जिसमें जैसे जाना चाहे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद में रखिएगा, ठीक है। बांग्लादेश को क्या बोलते हैं? तो बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं। यहाँ पर एक युद्धाभ्यास 2 है, नदियों का देश कहते हैं, बाढ़ खूब आती है यहाँ पर, बिहार और बांग्लादेश, ध्यान में रखिएगा। बंगाल, ये सब एक ही तरीके के हैं, इसीलिए देखिए बांग्लादेश का कहता है कि बिहार बंगाल उड़ीसा सब हमारे हैं, मतलब जो है वो तो खाने को पा ही नहीं रहे, बिहार बंगाल उड़ीसा लेंगे, ये स्थितियां हैं। ये बताओ, इनको हम पाले, दूध पियाए, सांप हमारे जीव खाने पे आए हैं। यहाँ की जो सेना है बांग्लादेश गार्ड, उसको बीजीबी बोलते हैं, ठीक है। ये जो है भारत के साथ लड़ाई करने उतारू है, सुरंग उरंग बना रहा है। भारत वाले चले जाओ, नहीं तो हम मारेंगे, तुम्हारा बीबी एक तरफ हो जाएगा, ये स्थिति। बताओ, यहाँ संप्रीति युद्धाभ्यास होता है, एक युद्धाभ्यास और होता है बोंगोसोर। कौन सा? बोंगोसोर, ठीक है, इसको याद में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन देखिए और सभी लोग आंसर करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? विश्व की छत किसे कहा जाता है? आप सभी को बताना, विश्व की छत किसे कहा जाता है? काराकोरम, कुल्लुमसान, तियानसान या पामीर की गांठ को? दुनिया की छत किसे कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किसको जाना जाता है? पामीर की गांठ को जाना जाता है, या पामीर के पठार को जाना जाता है, इसको याद में रखिएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, सेट हो गया मामला। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सही कर रहे हैं यार। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बहुत बढ़िया आदमी। 12वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? देखिए क्या पूछ रहा है, जर्मनी में कौन सा पर्वत अवस्थित है, बताइएगा। ब्लैक फॉरेस्ट, एटलस, पेरेनीज या एपेनाइंस? तो इसमें तो सब मैं बता चुका हूँ। एटलस याद में रखिएगा, अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वाले हिस्से में, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, नहीं तो ये लीप दोगे। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। पेरेनीज अभी कल बताया था, पेरेनीज, एपेनाइंस और पेनाइंस तीनों बताया था, ठीक है। तो पेरेनीज याद रखिएगा, फ्रांस और किसके बीच में स्थित है? स्पेन, फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है। एपेनाइंस इटली में है, ठीक है। और एक पर्वत है पेनाइंस, यहू लिख लो, काहे बचा ही रहे। पेनाइंस, पेनाइंस कहाँ है? ब्रिटेन में, ठीक है, इंग्लैंड में। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक फॉरेस्ट, वासजेस, ये सब क्या है? महत्वपूर्ण पर्वत हैं यूरोप के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13, पोटावर का पठार किस देश में स्थित? सीधे पूछेगा, पोटावर लिखता है, पोतवार भी लिख सकता है, ऐसे वो आपसे पूछेगा, ठीक है ना। तो पोटावर का पठार कहाँ पर स्थित है? सभी लोग बताइएगा, पोटावर का पठार कहाँ पर स्थित है? पोटावर का पठार, पठार क्या होते हैं? इनका ऊपर वाला ये हिस्सा थोड़ा सा सपाट होता है ऐसे, तो पठार होते हैं, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान को क्या बोलते हैं? नहरों का देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नहरों का देश बोलते हैं, ठीक है। पाकिस्तान का अर्थ क्या होता है? पवित्र भूमि। क्या होता है इसका अर्थ? पवित्र भूमि, इसको याद में रखिएगा। ये कैसा देश है? तो ये एक इस्लामिक देश है, ठीक है, इस्लामिक देश है, इसीलिए इस देश का सत्यानाश है,
ठीक है, जितने भी देश धर्म के नाम पर चलेंगे वो कटोरा लेके भीख ही मांगेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने जब इस्लामिक बोल दिया, आपने यहूदी बोल दिया, आपने हिंदू बोल दिया, आपने मुस्लिम बोल दिया, सिख ईसाई कुछ भी बोल देंगे। धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है डेमोक्रेसी में। अगर आप धर्म के नाम पर देश चले, इसका मतलब कोई दूसरा धर्म मानेगा तो मारोगे उसको। शुरुआत तो यही से होती है, शुरुआत यही होती है। इसीलिए पाकिस्तान की स्थिति है कि नहीं है, इसीलिए दिवालिया घोषित हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, 14वां क्वेश्चन देखिए और सभी लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 14, स्थल मंडल जिसे आप लिथोस्फीयर बोलते हो, लिथोस्फीयर के कुल क्षेत्रफल के कितने % भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? आप सभी लोगों को बताना है। सभी लोग बताइएगा, लिथोस्फीयर के कुल क्षेत्रफल के कितने % भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? 26, 30, 33 या 41? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 26% भाग पर पाया जाता है। इसको याद में रखिएगा, 26% भाग पर ये पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर यही पर भारत में पूछ ले तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में ट्विस्ट है, 11% लगाना है तब। अगर भारत में पूछ लेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15वां। सभी लोग बताइए 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नत से हुई है? फ्रॉम विच लैंड इज द ओरिजिन ऑफ द हिमालयस? किस प्रकार के जगह जमीन से, भूसन्नति से हिमालय की उत्पत्ति हुई है? टेथिस से, शिवालिक से, इंडो ब्रह्मा से या गोदावरी से? तो भैया किससे हुई है? टेथिस से ही हुई है ना। टेथिस क्या था? पानी का क्षेत्र था। इसमें बहुत सारा नदियां क्या करती थी? अवसाद ला के डालती थी, सेडिमेंट्स ला के डालती थी, अवसाद ला के डालती थी। जब दो प्लेटें, इंडो चाइना प्लेट, हालांकि चाइना प्लेट नाम की कोई प्लेट नहीं है, इसको बोलते हैं यूरेशियन प्लेट, ठीक है, यूरोप और एशिया की जो संयुक्त प्लेट है, ये जब दोनों टकराई तो टकराने के बाद क्या हुआ? हिमालय की उत्पत्ति हुई। इसको याद में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे समझिए, एक प्लेट ऐसे चल रही है, एक प्लेट ऐसे चल रही है, एक प्लेट ऐसे, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, लड़ रही है ना। तो धीरे धीरे जो सिचुएशन है, लोग कहते हैं भारत भविष्य में नहीं रहेगा, सब फालतू की चीजें हैं। यहाँ पर क्या है भाई, भविष्य में क्या हो किसने देखा? हो सकता है प्लेट दूसरी तरफ जाने लगे। नेचर है, नेचर विल डिसाइड कौन बचेगा अंत में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, 16वां क्वेश्चन देखिए। काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। आप इसको गलत कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट सारे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो गलत हो सकता है वही हम इसमें रख देते हैं। काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान में, तजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में या तुर्कमेनिस्तान में? सभी लोग बताइएगा, काराकुम मरुस्थल कहां पर स्थित है? तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना, फंस सकते हो आप, है कि नहीं है? कुछ लोग कजाकिस्तान मार रहे हैं, कल कजाकिस्तान एक बार उत्तर लगा दिए ना तो आज कजाकिस्तान ही मारेंगे, ठीक है। कौन सा है? काराकुम। काराकुम आप सभी लोगों से कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जितने भी इस तरह के डेजर्ट हैं, मरुस्थल हैं, या इस तरह की कोई अन्य स्थलाकृतियां हैं, यहां से सवाल आप सभी लोगों से बनते हैं, इसको याद में रखिएगा, ठीक है। मतलब झोला भर भर के बनते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इनको थोड़ा सा दिमाग में सेव करके आपको रखना है, ठीक है ना। कहां पर स्थित है? ये तान तान दे के आपको कंफ्यूज कर सकता है, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, काराकुम तुर्कमेनिस्तान। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सभी लोग बताइए। 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है? पर्वतों के पदों, जिसको बोलते हैं फुट हिल्स, फुट हिल्स अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को क्या कहा जाता है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। फुट हिल्स किसी पर्वत के सहारे जो पठार स्थित है, जैसे मान लीजिए पर्वत है, इसी के सहारे लगे हुए हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? अंतर पर्वतीय, पर्वत पदीय, महाद्वीपीय पठार या वायव्य पठार? आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट प्लेटू, कॉन्टिनेंटल प्लेटू, माउंटेन प्लेटू एंड इंटर माउंटेन प्लेटू। तो क्या इनको बोलेंगे? इनको पर्वत पदीय प्लेटू बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए और सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, और जो लोग सो रहे हैं कटोरा खरीद ले, उनको कोई स्वयं ईश्वर अगर इस धरती पर अवतरित हो जाए, जो इस अपने सबसे पीक टाइम में सोकर और क्लास को मिस करके अपना जीवन सत्यानाश कर रहे हैं, उनके जीवन को कोई बचा नहीं सकता कटोरा हाथ में ना है। और ये हमारी बात सोच सोच के आज के 10 साल बाद रोएंगे बैठ के,
रोएंगे रजाई ओढ़ के, और रजाई भी नहीं रहेगी। कोनो इन्फ्लुएंसर अगर बचा रहेगा जिंदा तो वही कंबल उम्बल दिया रहेगा, वीडियो बना के भी डालेगा चैनल पे। सूची मैच करवा, अनातोलिया का प्लेटू, अफ्सीनिया का प्लेटू, मेसेटा का पठार, एशिया माइनर, कौनों मिला दो किसी से। अफ्सीनिया अफ्रीका इथोपिया वाले रीजन को कहा जाता है। बी का 2 देखो, बी का 2 एक के जगह पे है क्या, तो डायरेक्ट मिल गया। ठीक है, अनातोलिया एक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद में रखिएगा, ठीक है ना। ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद में रखना है, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चेक कर रहा था कहीं ऐसा में गलत मिल गया। सारे लोग बी लगा रहे हैं, बी क्यों लगा रहे हैं, कह रहे हैं सर ए का 2 होगा, एनातोलिया इससे मिला दे रहे हैं, बी का 1 मिला रहे, उल्टा मिला दे रहे हैं। अफ्सीनिया यार, अफ्सीनिया प्लेटू आप सुनते नहीं, इतना ज्यादा सुनते तो एकदम गलत कर दिए। अफ्सीनिया प्लेटू सुनते रहते ना, अफ्सीनिया ये आया, अफ्सीनिया वो आया, ठीक है। एक को आदमी सही नहीं मारे, का 2 तुम्हारे ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा सभी लोग, 19वां क्वेश्चन देखिए सभी लोग, और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। SST बाई योगेंद्र सर, सारे लोग पढ़ते रहिए। लास्ट में क्या करना है, सवाल आपके जवाब हमारे देख लीजिएगा। अरे सवाल आपके जवाब हमारे तभी देखेंगे जब वो लगा होगा, यही ध्यान में, कल ही तो देखे तभी। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है, कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, हिमालय, एंडीज, काकेकस या अलास्का। तो सबसे बड़ी कौन सी है, एंडीज है, ध्यान में रखिएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला तीसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। यहाँ पर पर्वत श्रृंखला की बात कर रहा है राजा। जब आपसे चोटी पूछेगा तो चोटी क्या आप लगाते हैं, माउंट एवरेस्ट लगाते हैं, जो कि किस पे स्थित है, हिमालय पर स्थित है। इसको याद में रखिएगा, पूरे पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी। तो चोटी और पर्वत श्रृंखला में अंतर समझ लो पहले। ये क्या ऐसे पर्वत होते हैं, बहुत सारे पर्वत, पता लगे कईयों किलोमीटर में, 50-60 किलोमीटर में फैले, भाई थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं विस्तृत, कहीं कहीं दूसरे कॉन्टिनेंट में चले गए हैं, ठीक, इस तरीके से विस्तृत है। मान लो कुछ भी एक निश्चित किलोमीटर। तो अब जैसे इसकी जो सबसे ऊंची पीक है उसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जो सबसे ऊंची होती, तो अगर चोटी की बात करेगा तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, रांची का जो पाट पठार है ये क्या है, एक पेडी प्लेन है, एक उत्थित प्लेन है, एक कंस्ट्रक्टिव प्लेन है, या पर्वत पदीय पठार। कितना शानदार क्वेश्चन है, देखो, एंडीर, रॉकीज एंड हिमालयन, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत अच्छा। बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो सभी लोग, ठीक है। तो रांची का जो पठार है इसको याद में रखिएगा, एक उत्थित पेरी प्लेन है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट। अब ये सब क्वेश्चन जब पीआरटी वालों से पूछेंगे और जूनियर और टीजीटी पीजीटी वालों जनरल में, तो ये रोएंगे भाई, कहेंगे हुए नहीं करे। इसीलिए कह रहा हूँ, सब पढ़ा दे रहा हूँ, पहले से नोट किए रहो, पूछेंगे तो आएगा, आपका काम हो जाएगा सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, 21वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ज्यादा तेज चले गए क्या लग रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, निम्न में से कौन सा ऐसा नेता है जो असहयोग आंदोलन में शामिल नहीं हुआ, सभी लोग बताइए। असहयोग आंदोलन में कौन सा नेता ऐसा है जो शामिल नहीं हुआ, आपको बताना है। तो M.A. अंसारी, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आजाद या हकीम अजमल खान। तो कौन शामिल नहीं हुआ, जिन्ना शामिल नहीं हुए, जिन्ना नहीं शामिल हुए, ध्यान में रखिएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हो रहा है, 1 अगस्त 1920 को शुरू हो रहा है, ठीक है। असहयोग की बात कर रहा है ना, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को। उसी दिन क्या हो रही है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो रही है, बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई, मृत्यु, ध्यान में रखिएगा। असहयोग में बिपिन चंद्र पाल भी इसका विरोध किए थे, ध्यान में रखिएगा, शामिल नहीं हुए थे। बिपिन चंद्र पाल कहे गांधी फालतू काम कर रहे हैं, जिन्ना कहे फालतू काम कर रहे हैं, बेसेंट कहीं फालतू काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग जो है इसमें शामिल नहीं हुए, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसी बात पर, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है। 22वां क्वेश्चन देखो भाई, मुस्लिम नेता जिसने मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन 1930, ठीक है, मैं अपने अध्यक्षीय भाषण में पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निवास भूमि की वांछनीयता इंगित की, मतलब व्यक्त किया कि मुसलमानों के लिए भैया एक अलग जमीन चाहिए। समझ रहे नहीं समझ रहे, मुसलमानों के लिए एक अलग जमीन चाहिए, इस जमीन पे नहीं रह पाएंगे। अब असल में क्या चाहिए कि अलग धरती बना लो, उस पे रहो। देश धर्म के नाम पे इतने बन गए, सब फालतू की चीजें क्या की गई हमारे देश में की गई, इंसानों को मारा गया, 10-10 लाख आदमी मार डाल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बने बैठे हैं, 10 लाख आदमी पटरा कर दिए मार के। कितनी महिलाओं का, हजारों हजार महिलाओं का रेप हुआ होगा, बच्चे मारे गए ना, ऊपर से आसमान से कोनो शक्ति आई नहीं बचाने। चलो बताओ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है भाई। इन्होंने क्या लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो धर्म के नाम पे लड़ना बंद करो, अपने काम करो, अपनी गरीबी दूर करो। बार बार यही कहता हूँ, अपनी गरीबी से लड़ो यार, अशिक्षा से लड़ो, जागरूकता नहीं उससे लड़ो। अच्छा देखो यहां से कभी कभी क्वेश्चन आता है यार, फंसाता है ना। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि मुस्लिम लीग, जरा ध्यान से देखिएगा, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ध्यान से देखना, पाकिस्तान की मांग की गई। सभी लोग बताओ, आप लोग उत्तर दीजिए, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई। सब लोग बताइए, फटाफट तेजी से बताइए। चलो सारे लोग बताओ, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई। 1940, कई सारे बच्चे दे रहे हैं, बहुत बढ़िया मनीष, बहुत बढ़िया। हाँ, लाहौर अधिवेशन ध्यान में रखिएगा, नहीं यहाँ पर कराची अधिवेशन बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, ठीक है, ये गलती वाली चीज ही है। लाहौर अधिवेशन 1940, इसमें पहली बार पाकिस्तान, यहां पर किसकी चर्चा हो रही है, मुसलमानों के लिए अलग देश, उसका नाम नहीं है कुछ, कहे अलग देश चाहिए हमको, पापा अपने पत्नी के साथ हम अलग रहेंगे, कहे काहे कुछ नहीं, मम्मी थोड़ा उसका जो है ठीक नहीं, अब थोड़ा मॉडर्न है तो अच्छा नहीं रहता, उसको थोड़ा कह रही थी अलग रहने के लिए, ठीक है। सबसे ज्यादा घर अगर किसी ने तोड़ा है तो महिलाओं ने तोड़ा है। वापस लेता हूँ अपने शब्द, नहीं महिलाएं हमारी जान खा लेंगी, ठीक। लाहौर अधिवेशन 1940, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसी बात को दूसरे तरीके से हम कहें, सबसे ज्यादा घर अगर किसी ने बनाया, महिलाओं ने बनाया है, ये पुरानी महिलाओं ने तोड़वाया है। सास का क्या हो, तो मर ही जाएगी कुछ दिन बाद, बहुओं का समर्थन करो, आगे चलेगा देश। इसके बाद एक चीज आपसे और पूछता है, ध्यान से समझिएगा, एक चीज और आपसे पूछता है कि पाकिस्तान की मांग अंतिम रूप से की गई, मतलब हमें अब पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, ये कब की गई, तो याद रखिएगा कराची अधिवेशन 1943, कराची अधिवेशन 1943, ठीक है, 1943, 42 ना लिखो भैया, 43, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया, सभी लोग बताइए। अब देखो ये सब कितने कठिन क्वेश्चन है ना, लेकिन इसको याद कर लेंगे तो, कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, कहे बांटो और जाओ यार, तुम लोग हमको बहुत ज्यादा परेशान कर दिए हो। कब, अभी कल परसों पूछा गया था, डेट क्या थी, डेट सहित लिखना 16 अगस्त 1946, 46 है, ठीक है, हाँ, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, बहुत बढ़िया मनीष, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो तो पढ़ते रहो, इतना काम आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23वां क्वेश्चन देखिए सभी लोग क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 1934 में, 1934 में कांग्रेस के भीतर हुए कांग्रेस की नीतियों को समाजवादी दिशा देने के उद्देश्य से बने संगठित दल का नाम क्या था, आप सभी लोगों को बताना। 1934 में कांग्रेस के भीतर ही एक पार्टी बनाई जा रही है जिसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहते हैं, और कुछ थोड़ी बनाया जा रहा है।
ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर राइट आंसर। एक क्वेश्चन और पूछा था, कौन सा ऐसा कांग्रेसी नेता था जो समाजवादियों का समर्थन तो करता था पर तो समाजवादी ग्रुप में कभी शामिल नहीं हुआ, पार्टी में कभी शामिल नहीं हुआ, ठीक, सोशलिस्ट पार्टी में कभी शामिल नहीं हुआ। कौन था? जवाहरलाल नेहरू। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज ठंडी बहुत है, ठंडी ज्यादा, आज कोहरा बहुत है ना, तो ध्यान में रखना। और कोहरा हो रहा है, बच्चे कहे भैया ठंडी है यार, जान बची रहेगी, सब कुछ होगा। सबर सबर अरे सबर, पढ़ो और जिंदगियां बदलो, गरीबी से निकलो ना। अमीरी रहेगी ठंडी नहीं लगेगी। हाँ नहीं लगती, जब जेब में पैसा रहता है ठंडी नहीं लगती है, लोग ध्यान से बात सुनते हैं ना। गुटखा खा के भी थूक दो अपने ससुर जी के सामने तो कहेंगे अरे कोनो दिक्कत थोड़ी, आजकल कौन नहीं खा रहा है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे पराजित कर कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति पाई थी? किसको पराजित किया था? पट्टाभ सीतारमैया को प्राप्त किया था, इसको ध्यान रखिएगा, इनको हराया था ना। पट्टाभ सीतारमैया ने इन्होंने किताब लिखी है, क्या लिखा है? कांग्रेस का इतिहास। इन्होंने एक किताब लिखी है कांग्रेस का इतिहास, इसको याद में रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट। सुभाष चंद्र बोस ने किताब लिखी है, सभी लोग बताइएगा सुभाष चंद्र बोस की किताब क्या है? अमानत अंसारी हो क्लास में? ठीक है, तुम्हारा नाम आज हम देख रहे हैं बहुत दिन बाद। जो लोग आए जाए, ठीक है, बहुत बढ़िया। राजेश जी, सीमा, अंकिता, ठीक है, हाफिज, रेणुका, सब लोग खूब मेहनत करो। आदित्य, पूजा, अख्तर, अख्तर तुम कहाँ, तुम्हारा नाम भी आज बहुत दिन बाद हम देख। निट्टूफ, पल्लवी, ठीक है, सब लोग पढ़ते रहो। विकास, सुषमा, ठीक है, चलो, अंजलि साहू, सब लोग पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए ना। मधु, बहुत बढ़िया। अजीत यादव, खूब अच्छे से मेहनत करो। इनकी किताब का नाम क्या है? द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल, जो खूब ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। एक यूथ ड्रीम करके भी इन्होंने किताब लिखी है, कभी मौका मिले तो पढ़िए, ये किताब बहुत बढ़िया किताब है, ठीक है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 25, 25वां क्वेश्चन देखिए, 25th क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग। बहुत कभी अगर डिमोटिवेशन आए तो एक किताब पढ़िएगा भगत सिंह की। भगत सिंह ने कौन सी किताब लिखी? मैं, आगे पूरा करो। क्या पहले ऑप्शन मान ले, नहीं पता लगेगा, बढ़ा जाएगा। ठीक है, 4 जुलाई कमेंट, हाँ मैं नास्तिक क्यों। चलो, अब कौन है? अमर यादव कौन था जिसने भी कमेंट किया? 4 जुलाई 1943 को क्या किया जा रहा है? आजाद हिंद फौज का कार्यभार संभाला जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। ये डेट याद में रखो, ये सब तारीख नहीं है, ये तारीखें नहीं है, ये तारीख पे तारीख है। सनी देओल वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ रहे नहीं समझ रहे? अब पूछेगा तो खोपड़ा हो जाएगा। सन 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में कार्यभार संभाल रहे हैं, ठीक है। रास बिहारी बोस कहे भैया कि अब आप, ये क्या थी? सैन्य टुकड़ी थी। रास बिहारी बोस ने इनका कार्यभार इनको सौंप दिया। और 21 अक्टूबर 1946 को क्या किया इन्होंने? क्या किया? सरकार का गठन किया, इसको याद में रखिएगा, ठीक। तो ये डेट आपको याद में रखना है, ठीक, इसको याद में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अंतरिम सरकार की स्थापना की, ठीक है, बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, 26वां क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बढ़िया, शाबाश। कौन सा नेता, अपने आगे लिख लो टीचर, लिख लो मतलब खोपड़ी पर सेव कर लो, टीचर बनना है, और बनना है मतलब बनना है, और उसके बाद खूब अच्छा जीवन जीना, खूब बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़े। जैसे मैंने कहा मैं नास्तिक क्यों, जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार मैं जो सोचता हूँ वही तो लिखा है इसमें। तो मैं आपको बता दूं, आपके और भगत सिंह में कोई बहुत ज्यादा अंतर थोड़ी। जैसे आप युवा होने पे सोचते हो देश बदल जाए तुरंत, वैसे भगत सिंह सोचते थे, बस आप सिर्फ सोचते हो, उन्होंने बहुत सारी चीजें कर दी, और उस समय शासन अलग था, आज हम डेमोक्रेटिक नेशन में। कौन सा नेता था जो लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहा है? तो कौन था? अबुल कलाम आजाद थे, याद में रखिएगा।
कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे, सबसे युवा अध्यक्ष थे, इसको याद में रखिएगा, सबसे युवा अध्यक्ष थे कांग्रेस के। दूसरी बात ध्यान में रखिएगा, 1940 से 1940 से लेकर 1946 तक ये शासक मतलब अध्यक्ष रहे। इनके दो महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर है जो आपसे खूब पूछा जाता है, अल हिलाल अल बिलाग, अल हिलाल और अल बिलाग खूब पूछा जाता है। बात समझ में आ रही है राजा, सबको क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छी बात है। हाँ, 1923 के दिल्ली विशेष अधिवेशन में क्या करवा दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, 27वां क्वेश्चन सभी लोग देखिएगा। टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगी, SST भाई योगेंद्र सर पढ़ते रहिए, डेली सुबह 8 बजे क्लास चलती है। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस के समाजवादी नेता कौन थे। हजारीबाग के सेंट्रल जेल से भाग गए और आंदोलन में पार्टिसिपेट किए। यहाँ से मैं सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, कौन वकालत छोड़ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय, लाभप्रद वकालत, और कौन जो है परीक्षा 20 दिन बची हुई है छोड़ के जो है शामिल हो जा रहे हैं आंदोलन में। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, इन सब क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आजाद दस्ते में भी ये शामिल थे, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, 28वां प्रश्न देखिए और सभी लोग बताइएगा। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने का लक्ष्य, ध्यान से सबसे, अभी यही मैंने बताया था, अंतिम रूप से रखा। तो पाकिस्तान बनाने का लक्ष्य अंतिम रूप से किस अधिवेशन में रखा गया? दिसंबर 1920 कलकत्ता में। दिसंबर में ही सारे अधिवेशन लगभग स्पेशल छोड़ दीजिए, तो किसमें रखा था आप सभी लोगों को बताना है। तो अंतिम रूप से अभी मैंने बताया कराची अधिवेशन 1943 में, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से फोल्ड कर दीजिए, तोड़ दीजिए। तो आपसे ये भी पूछा, अभी देखो बता के आ रहा हूँ, फिर भी लीपे हैं कुछ लोग, कोई बात नहीं, अभी हो सकता है जुड़े हो बाद में। तो एक तो सन पूछा गया सिर्फ 1943, एक ये पूछा गया, स्थान भी पूछा गया अलग से, कराची। सब ये डेट एकदम, आज जो मैं ये INM के क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसको सेव कर लेना, इसमें से टपकना पूर्ण संभावित है, कौनो न कौनो क्वेश्चन टपकेगा जरूर, ठीक है। हाँ, तो याद किए रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयोग ही है कि ये सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए एक ही जगह करवा दे रहा हूँ, नहीं ऐसा कोनो करवाता नहीं है। बंबई में इंडियन रॉयल नेवी विद्रोह, लो इतना खतरनाक क्वेश्चन, इंडियन रॉयल नेवी विद्रोह, ये सब डेट लिख देना आज, 1945, 46, 47, अब 46, यहां पर सिर्फ दो जगह 46 लिखा गया है। आपको मैं इसको कई बार याद करवा चुका हूं, कब हुआ था? फरवरी में हुआ था, इसको याद में रखिएगा। कब हुआ था भैया? तो फरवरी में हुआ था, 19 फरवरी, ध्यान रखिएगा, इंडियन रॉयल नेवी विद्रोह, ठीक है ना। जहाज पर भारत छोड़ो लिख दिया गया था, वही एक मुद्दा बन जाता है। और ये बहुत ही बड़ा विद्रोह था, बहुत बड़ा, इसको हम बहुत छोटा करके समझ लेते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल विद्रोह था। अगर ये थोड़ा चल गया होता ठीक तरीके से और तेज ना, तो सारे पटरा हो जाते, तुरंत ही आज़ादी मिल जाती। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा सब, तभी तो आज़ादी मिली, बहुत सारी चीजें एक साथ काम की हैं। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो, कौन सा ऐसा अधिवेशन है जिसमें मुस्लिम लीग, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहीं कहीं जो लिखा उसको बात छोड़िए, जो मैं डेट बताऊंगा वो सबसे ज्यादा साइंटिफिक और प्रूव्ड है, इसको ध्यान में रखिएगा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ठीक है, इसलिए उस डेट का आप इस्तेमाल करिएगा। कौन सा ऐसा अधिवेशन है जिसमें मुस्लिम लीग ने कहा विभाजन करो और छोड़ो? तो विभाजन करो और जाओ, ठीक है। इसी के बाद क्या मना रहे हैं? 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मना रहे हैं, मना रहे हैं ना। तो इसको आपसे पूछा सकता है, ये जुलाई 1946 में बैठक हो रही, डेट सन एक ही जगह दिया गया 1946। तो ये सब आप अलग से वन लाइनर में लिख लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 40 नंबर के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप स्पेसिफिक हिस्ट्री के लिए पढ़ रहे हो, आपके लिए क्लास महत्वपूर्ण है। TGT PGT चाहे जिसके लिए पढ़ रहे हो, PRT किसी के लिए पढ़ रहे हो, चाहे बिहार के लिए पढ़ रहे हो, कहीं और के लिए पढ़ रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 31st क्वेश्चन 31 देखिएगा। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थक कर किस एक, अभी विकास तुम्हें इतना मारेंगे तुम्हारा विकास अवरुद्ध हो जाएगा, कहें सर और तेज चलो, अभी तेज चलाएंगे तुम्हें, बताओ।
मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थक कर एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा, जिन्ना विभाजन चाहते या नहीं, हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। कौन कह रहा है जिन्ना विभाजन चाहते कि नहीं, हम स्वयं विभाजन चाहते? बताओ सभी लोग, कौन कह रहा भैया? तो कौन कह रहा? वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं। इसको याद में रखिएगा, ठीक है। तो वल्लभ भाई, सबसे पहले किस कांग्रेसी ने विभाजन की डिमांड की? सभी लोग बताइए, सबसे पहले किस कांग्रेसी ने विभाजन की डिमांड की? तो सब या सपोर्ट किया उसको या माना उसकी मांग को? तो सबसे पहले किसने मांगा था? ध्यान में रखिएगा, किसने मांगा? सी राजगोपालाचारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32वां क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? डेली 8 बजे सुबह क्लास होती है साइमन कमीशन के विरुद्ध। आज करंट अफेयर नहीं करो, मैंने कहा इसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, कल करंट अफेयर भी रहेगा, ठीक है ना। अब देखो, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस कांग्रेसी नेता की या किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा, यहीं पर कहा जा रहा है लाला लाजपत राय के द्वारा ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझे नहीं? कहे मार तो दिए, ठीक है, कोई बात नहीं, मारे हमें, लेकिन ताबूत ईसाइयों में क्या होता? ताबूत में लाश को रखा जाता है। कहे वो आखिरी कील है कि ताबूत बंद, अब तुम्हारी लाश अब अंदर जाएगी, मतलब तुम्हारा शासन अब खत्म होगा। और आप देखिए खत्म हुआ कि नहीं हुआ? खत्म हो गया भाई। साइमन गोबैक का यहाँ पे नारा लगाया गया था, क्या है सर? 40 नंबर जनरल पेपर के लिए, ठीक। कौन है नाम इसका? देखो तो अभी इसके 2 लाइन पहले बताए थे, सुनना मत, ठीक है। हाँ, साइमन गोबैक का नारा किसने दिया था? सभी लोग बताइए, ये किसने लिखा था, ये बताओ। साइमन गोबैक का नारा लिखा किसने था? हाँ, भारतीय सौर मंडल से। बहुत बढ़िया, एक तारा टूट गया, बहुत अच्छी बात है, इसे पढ़ो खूब मन लगा के। चलो, यूसुफ मेहर अली ने, आराम से पढ़ा करो, ठीक है ना। यूसुफ खूब आराम से पढ़ो, एक्टिव होके पढ़ो, आराम से पढ़ो, तभी दिमाग में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33वां क्वेश्चन देखिए। 1932 ईस्वी के पूना पैक्ट के अंतर्गत किसका संबंध था? तो पूना पैक्ट, इसका डेट लिखो, पूना पैक्ट की डेट सबकी आ जानी चाहिए। किसको नींद आ रही है भैया? कौन कह रहा है नींद आ रही है? नींद आएगी, सो लो थोड़ा सा। नींद उद आती है, जवानी में नींद आती है, आलस आता है, हाथ पैर बहुत दर्द करता है, शर्म आती है बहुत ज्यादा। जब 40 साल के हो जाओगे तो हाथ में अपने आप कटोरा आ जाएगा, तो शर्म लिहाज सब छोड़ दोगे, तो समाज को कहोगे इसका कोनो मतलब नहीं है, अब हम मांगेंगे भीख मेट्रो के नीचे। और देखो, पढ़ो लिखो, 14 सितंबर कह रहा है कोनो भगवान, ये मालिक, कोनो दिसंबर लिख रहा है, तो कैसे धरती बचेगी भैया? 4 सितंबर, 24 सितंबर, आज की इसको डेट को लिख लेना सब लोग। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट्स, इसमें जितनी लगभग पूछी जाती है जो आपके गलत होंगे वो यहाँ पे सारे दिए गए। 24 सितंबर। एक चीज जरा मुझे बताना आप लोग, कम्युनल अवार्ड भारत कब आया? अभी देखो, थोड़ा सा मैंने INM को डाउन किया है, मतलब थोड़ा समय जनरल क्वेश्चन से उठ के बहुत हार्ड मतलब लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेवल एकदम अलग चल रहा है, निपट जा रहे हैं सब, ये सब पट रहा। नहीं तो पहले मैं तीसरे दिन ये सब एक डेट आ जाती थी। 16 अगस्त 1932, बहुत बढ़िया मानत अंसारी। 16 अगस्त जस्ट इसी के पहले एक महीना, उसी कारण तो यह हुआ था 1932, ठीक है। कम्युनल अवार्ड में कहा गया कि सबको हम क्या देंगे? अलग तरीके से आरक्षण देंगे, ठीक है। इसी आरक्षण के विरोध में गांधी कहे अम्बेडकर जान लो, अम्बेडकर मान लिए, ठीक है भैया दे दीजिए। गांधी कहे नस काट लेंगे अम्बेडकर, तुम्हारा नाम लगाएंगे और तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मार डालेगी, ठीक। समझ रहे नहीं समझ रहे? ठीक, तो ये हुआ था, इसको याद में रखिए। आमरण अनशन पर गांधी बैठ जाते, कहे बिना खाए पिए मर जाएंगे। फिर उसके बाद क्या हो गया, ये मामला सॉर्ट आउट होता है 24 सितंबर। अम्बेडकर कहे यार यही करने लगते हो, यही करने लगते हो। तो पहले सिचुएशन आप जब देश में देखेंगे तो ये थी, किसी तरीके से देश को पहले आजाद करवाया, जब व्यवस्था एक बार बने,
सही तरीके से पुलिस काम करे, जिन लोगों को गर्म पानी डाल के मारा जा रहा है इनको पहले बख्शा जाए, विकास करने के लिए बात कही जाए। मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस कब मना रही है? देखो आ गया क्वेश्चन। ये सारी डेट नहीं अमृत हैं, इतना डेट आज आपको बता दिए। सारी डेट जितनी INM की भूलने वाली सब तो मुझे लगता है आज की क्लास में हो गई है। इसको रिवाइज करते रहना। 22 दिसंबर 1900 कमेंट करो। अच्छा, कह रहा है किस लिए? कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने के बाद मुस्लिम लीग और अंबेडकर दोनों मना रहे हैं मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939, 1939। ठीक है, कहीं कहीं अक्टूबर लिखा हुआ मिलता है। जब हम पढ़ने आए थे तो हम भी अक्टूबर पढ़े थे। ठीक, बड़ी बड़ी किताबें लिखती, ध्यान में रखिएगा 22 दिसंबर ही लगाना, नहीं तो आप भी अक्टूबर हो जाएंगे, इसलिए हम बता दे रहे हैं। हमारे गुरुजी पढ़े हुए नहीं किए थे, तुम्हारे गुरुजी यूट्यूब पे पढ़ा रही हो, जान लो बहुत बड़ी बात। यूट्यूब जब से आया कितना ज़्यादा हो गया। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, सितंबर नहीं दिसंबर है। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफा देने के बाद, और ये जो चुनाव हुए थे किसके आधार पे हुए थे? चुनाव जो हुए थे 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग हुए थे, इसी के अनुसार ये चुनाव हुए थे, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35, 35वां क्वेश्चन देखिए सभी लोग। भारत छोड़ो आंदोलन पर मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया थी? कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, वास्तव में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। और आज आप लोग जितने लोग हैं क्लास में सौभाग्यशाली हैं कि वो आज की क्लास में हैं, और जो लोग नहीं हैं वो उनका दुर्भाग्य है, वास्तव में आज दुर्भाग्य है ना। जब जो है संकट की घड़ी आती तो आदमी पहले ही क्या किया मुस्लिम लीग का, क्या रिएक्शन था? मुस्लिम लीग ने विरोध किया, ध्यान में रखिएगा, मुस्लिम लीग ने विरोध किया था, इसको याद में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग हो गई, हिंदू महासभा हो गई, ये सब क्या थे? धार्मिक संस्थान थे ना। उसमें ये बात नहीं कि हम किसी धार्मिक संस्थान जब देश चलाते हैं तो देश का नाश ही होता है, कोई भी चलाए। नाश मतलब फिर धर्म के आधार पर डिसाइड, धर्म थोड़ी डिसाइड करेगा। धर्म पे बैठा हुआ आदमी आप उसको कुछ बोलो, भैया इनको बोल दिए, आए बताओ ये है कि नहीं है? नहीं, और पढ़ाएंगे। चलो ठीक है, ठीक है। तो आज मन नहीं था, फिर सोचा पढ़ ले, मन नहीं था। मन ऐसे भी करता है कि आज खाए ना, आज सांस न ले, ऐसा मन करता है। जब मन ना हो, आलस्य आए, थोड़ा सा ध्यान क्रिया करिए, अपने आप मन आपका एक्टिव हो जाएगा, लग जाएगा ना। कम से कम सांस लीजिए दिन भर में, ऐसा कम मत लेना भैया, पता लगे रुक ही जाए, तुम्हारे घर वाले हमको ही ढूंढे। अमित दीक्षित को मिला है सोना, इनको बुलाइए और माल्यार्पण करेंगे, हमारे बीच में मुख्य अतिथि मौजूद हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात है। निक्टोफाइल इनको मिला है चांदी, भले अपना नाम नहीं बदला लेकिन इसने अपना काम ठीक ठाक किया है, जो भी आदमी हो। इसलिए नहीं ठीक बोल रहा हूं कि ये चांदी मिला है, इसलिए ठीक बोल रहा हूं कंटिन्यूटी, जो मैं सबसे बड़ी चीज मानता हूं सफलता के लिए, कंटिन्यूटी सबसे बड़ी चीज है। लुबलुबिया इन्फ्लुएंसर कोई कुछ भी बोले ये अलग बात है, कोई स्मार्ट वर्क नाम की चीज नहीं होती। जब आप कंटिन्यू काम को ध्यान से करेंगे, अपने आप स्मार्ट तरीका आपके अंदर डेवलप हो जाएगा, अपने आप। दूसरा देखो, स्वप्निल विश्वकर्मा को मिला है ब्रॉन्ज मेडल मिला है इनको। ये हमारी जो है क्लास के समापन की ध्वजवाहक होंगी, अगर होंगी या होंगे। स्वप्निल मुझे लगता है लड़की नाम होता है। ठीक है, रामानंद 2.0 देख रहे हो, रामानंद कुमार 2.0 लगा, कहे सर हम पिछवा एकदम लगे। राधिका यादव बहुत बढ़िया, मेहर, विकास शर्मा विकास कर रहे हैं धीरे धीरे, सरफराज शाह, अंजलि साहू, किशन 420 कहे लगा लियो यार, सदफ, सलोनी, संतोषो हैं, संतोष कुशवाहा 31 में 27 सही मारे, कहे सर अब नहीं सही मारेंगे। गायत्री दे रहे हो 32 में 27 मार दे रहे हैं, ज्यादा लग रहा है, रट लियो तुम लोग ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दीपा ठाकुर, अमानत अंसारी, अनामिका शुक्ला, गायत्री, रोहित, विपुल इंदौरिया। हाँ विपुल जी बहुत बढ़िया, पेड क्लास से आए हैं। खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रिया कुमारी जी उसके लिए सर्च करिए, और क्या करना है, सर्च करके ज्वाइन करिए, उसमें क्या। अनामिका, आनंद, तृप्ति साहू, वंदना गुप्ता, ठीक है। सोनी पटेल, रिंकी, विवेक सिंह, हिना, ठीक है।
रियू राजपूत, अनुराधा सोनी, सलमा, आकांक्षा झा, राज सिंह राजपूत, अमन चौबे, वृष्टि खान, सुषमा देवी, नुपुर झा, पूजा मौर्य 700 हैं, अतुल यादव, हेमू, आदित्य राजपूत, आर्या, सीमा, भावना, जोशना, हीरा गुप्ता, हरिओम कुमार हैं, सुमन कुमार, कितना बढ़िया है हरिओम, भगवान का नाम एक बार ले लिए कम से कम, पाप आज का जितना था सब खत्म हो गया। कीर्ति विश्वकर्मा, ये क्या नाम लिखा, भाजा राय, जो भी लिखा हो ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो 21 में 17 ढूंढ किया, लेकिन पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए। गलती क्या है, पूरा करिए, पूरी क्लास अटेंड करिए, ठीक है। और ये सब आगे पीछे सब कुछ मत देखिए, ठीक है, बस पढ़ते रहिए। आनंद आज इसलिए देख रहे हैं, ख्वाजा दाऊद, देखें कौन कहाँ पे ख्वाजा दाऊद, तुम क्लास में थे, मैंने तुम्हें देखा नहीं। रजनी द्विवेदी, दिनेश कुमार, क्या ना क्या, मोनिका राव, मधु, दिव्यांशु, अनंत, अजय, ठीक है। जितने भी लोग हैं सब लोग पढ़ते रहिए, बहुत ज़्यादा लोग इनका नाम पढ़ेंगे फिर सुबह हो जाएगी, ठीक है। सारे लोग पढ़ते रहिए, जितने भी लोग XYZ हैं, मेहनत करते रहिए। जाकी रही भावना जैसे वैसे दिखेगा, बुद्धि को सही जगह लगाइए और पढ़ाई लिखाई करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से कल। सर मेरा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। वाह, कौन पूछ रहा है सर एलियन सच में होता है? सर मेरा गलत कमेंट आप तुरंत देख लेते, सही कमेंट क्यों नहीं? अब सही कमेंट जब दिखेगा तभी तो लेंगे। अब संयोग है तुम्हारे गलत कमेंट पे। कुछ बच्चे इसे घर में होते दिन भर बैठे रहते, जैसे उल्टा पुल्टा करते हैं, तुरंत पता लगे पापा घर में आ गए, 2 घंटा बनायास मार खाते हो। अब कुछ बच्चे ऐसे होते दिन भर उल्टा पुल्टा करते हैं, पापा का आने के समय 7 मार किताब खोल बैठ जाते, वो नहीं मार खाते। संयोग इसको संयोग बोलते हैं। संयोग का बहुत महत्व होता है जीवन, समझ, टेंशन ना, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर आप सभी लोगों को। लक्ष्मी कुमारी जी कह रही मेरा भी नाम लें, ठीक है, नाम ले लिए। अब आप नाम लेने से अगर कुछ हो तो हम दिनों में नाम लें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित दीक्षित जी, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े। कल आप सभी लोगों से मिलेंगे। नहीं, जवाब आप देते, मैं उसको देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है कि आप एक्टिव रहते हो। जवाब दीजिए, खूब लिखिए। जितने भी बच्चे क्वेश्चन, जैसे देखो मनीष लिखते हैं, आप लिखते हैं, मैं देखता हूँ आपके सवाल, आप लगातार रिस्पॉन्स करते रहते हैं। अमानत अंसारी लिखते हैं, अंजलि साहू लिखते हैं, मुझे नाम कुछ याद है जो लोग लगातार लिखते हैं, बाकी लोग भी लिखते हैं, वो उत्तर देते हैं। कोशिश करिए 2-3 लाइन लिखिए दीपा ठाकुर ना, हाँ, तो लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। आपके सबके ऊपर ध्यान रहता है जो लोग लिखते रहते हैं ना, ये चीज़ आपको आगे बढ़ाएगी। ये मैं कहता हूँ ना कि ये 100% ले लीजिए कि ये चीज़ें आपको बहुत ही बेहतर इस क्षेत्र में करेंगे। बस पढ़ते रहिए, ये कंटिन्यूटी बरकरार रखिए। मिलेंगे कल आप सभी लोगों को सुबह 8 बजे। थैंक यू वेरी मच। कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आज की क्लास। कल आप सभी लोगों के जो कल के क्वेश्चन होंगे और आज जो अभी आप लोग कमेंट करेंगे, कल की क्लास में आने वाली में दिखा दूंगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।